हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल रियल साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि जो प्राकृतिक विद्या होती है उसके जो भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आज के सेशन में बात करने वाले हैं यांत्रिक विद्या, यानी कि जो गर्भ धारण की जो विद्या होती हैं, गर्भ निरोधक जो विद्या होती हैं, उसमें जो सेकंड जो विद्या आती है हमारी यांत्रिक विद्या, यानी कि ये यांत्रिक विद्या होती क्या है। ठीक है, तो इस आज सेशन में बात करने वाले हैं यांत्रिक विधियों की। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहें जब तक आपको समझ में नहीं आई या हमारा सेशन या हमारी क्लास पूरी ना हो, तब तक के लिए अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए है हम हमारे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल बारीकी के साथ में। तो दोस्तों बने रहें। ठीक है, अब बात करते हैं यांत्रिक विधियाँ। सेकंड जो हमारा बिंदु है हमारा यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियाँ यानी कि यांत्रिक विधियाँ होती क्या हैं। इन यांत्रिक विधियों की बात करने वाली है। यांत्रिक विधियाँ क्या होती हैं कि इसमें जो शुक्राणु एवं अंडाणु, भाई हर में तो शुक्राणु और अंडाणु को रोका जाएगा तभी तो गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो लेकिन इसमें विधि अलग अलग होती है। जैसे यांत्रिक विधियाँ हैं, इसमें अंडाणु शुक्राणु को रोका जाएगा, लेकिन किसके माध्यम से? रोधक के माध्यम से। रोधक के माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु को एक भौतिक यानी कि भौतिक रूप से क्या होता है, उसको रोका जाता है, जिससे गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो ये थी हमारी यांत्रिक विधियाँ। ठीक है, तो इसको हम की पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यानी कि जो अंडाणु और शुक्राणु होता है, अंडाणु एवं शुक्राणु, अंडाणु एवं शुक्राणु को किसके माध्यम से? निरोध के माध्यम से भौतिक रूप से रोका जाता है। भौतिक रूप से अंडाणु एवं शुक्राणु के संलयन को रोका जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक विधियाँ कहते हैं। अब यांत्रिक विधियों के भी अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग विधियाँ होती हैं। यांत्रिक विधियों में क्या क्या आता है कि जिससे शुक्राणु और अंडाणु भौतिक रूप से या रोधक उपाय से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसमें निम्न भागों में इसको बांटा जा सकता है। इसमें जो निम्न भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि निम्न भागों में बांटा गया है। यानी कि वो निम्न भाग कौन कौन से हैं जिसको यांत्रिक विधियों को बांटा गया है। इसमें जो पहला जो भाग आता है, इसमें वो कौन सा आता है? वो आता है पहला कंडोम, जैसे हम क्या बोलते हैं? निरोध। ठीक, यानी कि ये कंडोम क्या होता है, किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। ठीक है, इसकी बात करने वाले। तो पहले तो बात करते हैं कि जो एक कंडोम है, ये निरोध है, ये बना किसका होता है। ठीक है, ये कंडोम क्या होता है कि एक पतली रबर होती है, यानी कि लेटेक्स से ये बनाया जाता है। पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे ऐड करते हैं। पहला है हमारा कि बनाया किससे जाता है, यानी कि एक जो पतली रबर होती है या एक पतली लेटेक्स के रूप में इसको बनाया जाता है। ठीक है, पतली रबर या हम बोल सकते हैं इसको लेटेक्स से बनाया जाता है। इसकी बनावट की तो बात हो गई, लेकिन ये काम कैसे करता है? यानी कि जब मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया यानी कि स्त्री एवं पुरुष जब मैथुन करते हैं, तो पुरुष के लिंग पर, स्त्री के गर्भाशय, योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा में वीर्य सेचन से ठीक पहले या मैथुन क्रिया से ठीक पहले, ठीक है, इंसेमिनेशन से पहले, या हम बोल सकते हैं मैथुन क्रिया से ठीक पहले
उसको ढक लिया जाता है, उसको ढक लिया जाता है। पुरुष के लिंग एवं स्त्री की योनि एवं गर्भाशय एवं जो गर्भाशय ग्रीवा होती है उसको मैथुन क्रिया से पहले उसको ढक लिया जाता है, जिससे क्या होते हैं कि जो स्खलित जो शुक्राणु होते हैं वो मादा के जनन मार्ग यानी कि योनि में प्रवेश एंट्री नहीं कर पाते हैं, जिससे गर्भधारण से बचा जा सकता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, उसके चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बात करते हैं बनावट की। बात हो गई, अब किस सिद्धांत पे कार्य करता है स्त्री एवं पुरुष? स्त्री एवं पुरुष मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया से ठीक पहले पुरुष अपने लिंग एवं मादा की योनि गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा को, ठीक है, मैं यहाँ इसको ऐड कर लेता हूँ, या गर्भाशय ग्रीवा को ढक लिया जाता है, ढक लिया जाता है, जिससे जो स्खलित जो शुक्राणु होते हैं, जो इसके बाद में क्या होगा, ढक लिया जाता है। स्खलित शुक्राणु, स्खलित शुक्राणु मादा के जनन मार्ग में या मादा की योनि में क्या नहीं कर पाते, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और यदि प्रवेश नहीं करेंगे तो मेरे को ये बताओ फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? प्रवेश नहीं कर पा रहे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो ये भी एक विधि थी, यांत्रिक विधि में जो पहली जो विधि आती है कंडोम, यानी कि इसकी बात करते हैं कंडोम की, यानी कि जो निरोध भी कहते हैं। ये बना किससे होता है? ये बना होता है एक पतली रबर, पतली रबर और लेटेक्स। लेटेक्स क्या आता है? एक दूध आता है, मतलब मिल्क के रूप में आता है, दूध के रूप में आता है लेटेक्स। इस पतली रबर और लेटेक्स से बनाया जाता है किसको? कंडोम को। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बनावट की, यानी कि स्ट्रक्चर की, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जब मैथुन क्रिया के दौरान स्त्री एवं जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पुरुष के द्वारा मतलब अपने लिंग पर उसको ढक लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यानी कि मादा एवं नर दोनों के लिए होते हैं कंडोम। ठीक है, तो नर अपने सीसन के ऊपर उसको ढक लिया जाता है। इसी प्रकार मादा भी अपने यानी कि जनन मार्ग में यानी कि योनि एवं गर्भाशय एवं गर्भाशय ग्रीवा में कंडोम को ढक लिया जाता है, जिससे क्या होगा कि मैथुन क्रिया के दौरान इंसेमिनेशन होता है, यानी कि वीर्य सेचन होता है। तो वीर्य सेचन के दौरान जो स्खलित जो शुक्राणु होते हैं वो मादा के जनन मार्ग यानी कि योनि में नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं एंट्री कर पाते हैं, तो क्या होगा? निषेचन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक विधि थी यांत्रिक विधि की, पहली कंडोम। अब अगली जो विधि आती है इसी यांत्रिक विधि में, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको हटा लेता हूँ। दोस्तों बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, किसी प्रकार की भागा दौड़ी नहीं करेंगे, आप भी निश्चिंत होकर एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन करें। ठीक है, तभी आपके नंबर आएंगे बोर्ड क्लास से। ठीक, ठीक है। अगली जो हमारी विधि आती है वो कौन सी आती है? वो आती है डायफ्राम। डायफ्राम या हम इसको बोल सकते हैं गर्भाशय ग्रीवा।
गर्भाशय ग्रीवा। अब ये डायफ्राम या गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कंडोम को नर एवं मादा दोनों में लगाया जाता था, लेकिन इस डायफ्राम या गर्भाशय ग्रीवा ये केवल किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? ये भी उसी सिद्धांत पे कार्य करती है, यानी कि इसको भी ढक लिया जाता है, लेकिन ये काम किस में आता है? ओनली यूज फॉर फीमेल। ठीक है, तो ये मादा में ही काम आने वाली चीज है। गर्भाशय ग्रीवा होती क्या है? जब मैथुन क्रिया होती है, मैथुन क्रिया से ठीक पहले इस गर्भाशय ग्रीवा में इसको डाल दिया जाता है, गर्भाशय ग्रीवा में इसको फिट कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होगा? जब मैथुन क्रिया के दौरान जब स्खलित शुक्राणु होते हैं, वो तो गर्भाशय ग्रीवा में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गर्भाशय ग्रीवा को पहले से ही ढक दिया जाता है। तब जब शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा में एंट्री नहीं करेंगे तो मेरे को बताओ फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, निषेचन कैसे होगा? तो ये इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, यानी कि इस मैथुन क्रिया के दौरान, यानी मैथुन क्रिया से ठीक पहले गर्भाशय ग्रीवा को ढक लिया जाता है, जिससे जो स्खलित शुक्राणु होते हैं, जो स्खलित स्पर्म होते हैं, वो गर्भाशय ग्रीवा में या न्यूट्रस सर्विक्स में एंट्री नहीं कर पाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन की क्षमता काफ़ी कम हद तक बनी रहती है या बनती ही नहीं है। ठीक है, ये होती है हमारी गर्भाशय ग्रीवा। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैथुन क्रिया के दौरान से पहले, मैथुन क्रिया से पहले मैथुन क्रिया से पहले मादा के गर्भाशय ग्रीवा को ढक दिया जाता है तथा परिणाम स्वरूप क्या होगा कि माता के गर्भाशय को तो ढक तो दिया जाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या होगा कि शुक्राणु इस गर्भाशय ग्रीवा में एंट्री नहीं कर पाता है। शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश नहीं कर पाता है, यानी कि प्रवेश नहीं कर पाता है, ढक दिया जाता है। शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे क्या होगा कि अंडाणु शुक्राणु तक नहीं पहुंचेगा, अंडाणु शुक्राणु तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये था हमारा यांत्रिक विधि का सेकंड जो बिंदु था या भाग था या विधि थी, वो थी डायफ्राम यानी गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, अगली बात करने वाले हैं हमारी, तब तक के लिए इसको आप की पॉइंट के माध्यम से इसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ये काम कर लिया होगा। अगली बात करने वाली है हमारी, जो अगली इस यांत्रिक विधि में अगली जो विधि आती है वो क्या आती है? ठीक है, अगली जो हमारी विधि आती है
अगली जो हमारी विधि आती है इस यांत्रिक विधि में, अगली जो हमारी विधि आती है वो कौन सी आती है, वो आती है IUD। ठीक है, IUD यानी कि IUD का मीनिंग क्या होता है? इन यूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। ठीक है, IUD अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, IUD इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, अंतःगर्भाशय। ठीक है, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ यानी कि अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ क्या होती हैं? यानी कि इस गर्भ निरोधन में, गर्भ निरोधन में भारत की दूसरी सबसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध विधि कौन सी होती है? वो होती है IUD। सबसे लोकप्रिय भी है और गर्भ निरोधन की दूसरी विधि भी है। ठीक है, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी कि अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, यानी कि अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ नाम से पता चल रहा है अंतः अंदर गर्भाशय में जो युक्तियाँ, गर्भाशय में जो युक्तियाँ यानी कि जो स्थापित की जाती हैं, जो विधि इस अंतर्गत जो विधियाँ जो युक्तियाँ इस गर्भाशय में यूट्रस में जो विधियाँ स्थापित की जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से समझने वाली हैं। अंतःगर्भाशयी युक्तियों को लगाता कौन है सर? जो अनुभवी जो डॉक्टर होते हैं, अनुभवी जो नर्स होते हैं, वो इस तरीके जनन मार्ग में गर्भाशय में क्या करते हैं? उसको फिट करते हैं इन युक्तियों को। अब वो युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? हम उसी युक्तियों की बात करने वाले हैं। IUD, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इसका बोला हाँ। हाँ, IUD पहली जो हमारी जो पहली जो IUD आती है वो कौन सी आती है? वो आती है औषधि रहित IUD। औषधि रहित IUD। औषधि रहित IUD कौन सी होती है? एग्जाम्पल की बात करते हैं। IUD निम्न प्रकार की होती है। इसमें जो पहली आती है वो आती है औषधि रहित IUD। सर औषधि रहित IUD तो आती है लेकिन इसका एग्जाम्पल तो होगा ना। तो एग्जाम्पल है इसका हमारा लिप्सेस लूप। ये एक IUD है जो कैसी होती है? औषधि रहित होती है। इसमें औषधि नहीं होती है, औषधि रहित होती है। अगली जो हमारी आती है IUD वो कौन सी आती है? हार्मोन मोचक। ठीक है, हार्मोन मोचक IUD होती है। ठीक है, हार्मोन मोचक जो IUD होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, हार्मोन मोचक IUD। हार्मोन मोचक IUD कौन सी होती है? प्रोजेस्टार्ट। एक होती है LNG-20। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण कौन सी आती है? प्रोजेस्टार्ट। एक होती है LNG-20। LNG-20 ये होती है हार्मोन मोचक IUD। थर्ड हमारी आती है तांबा मोचक IUD। तांबा मोचक IUD यानी कि तांबा मोचक IUD कौन सी होती है? इसमें जो पहली आती है तांबा मोचक IUD, पहली जो तांबा मोचक IUD आती है वो कौन सी आती है? वो आती है कोपट्टी। कोपट्टी। एक आती है कोपर 7। कोपर 7 एक होती है मल्टीलोड
375, ठीक है। तो ये तीन जो औषधियाँ हैं, या सॉरी तीन जो आयुडी हैं तांबा मोचक, वो कौन सी है? एक है कॉपर टी, एक है कॉपर 7, एक है मल्टी लोड 375। ये क्या है? ये है तांबा मोचक आयोडी, ठीक है दोस्तों। आपको बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से समझ में आया होगा। लेकिन बात करते हैं कॉपर टी की। कॉपर टी क्या होता है कि इसको मादा के शरीर में स्थापित किया जाता है। इस कॉपर टी को मादा के शरीर में स्थापित किया जाता है, इसको कॉपर टी को। अब मादा के शरीर में इसको स्थापित करेंगे तो ये गर्भाशय में जाकर के क्या करेगा? कॉपर आयन छोड़ेगा। कॉपर टी क्या करेगा? कॉपर आयन छोड़ेगा। अब कॉपर आयन छोड़ेगा तो कॉपर आयन छोड़ने से क्या होगा कि जो शुक्राणु आते हैं, शुक्राणु की गतिशीलता को क्या कर देती है? कम कर देती है। उसकी जनन क्षमता को भी क्या कर देती है? कम कर देती है, जिससे शुक्राणु क्या होता है? निषेचन लायक नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन लायक नहीं होता है। उसकी यदि गतिशीलता को कम कर देगा तो उसके बाद में क्या होगा कि जो शुक्राणु होता है वो ओवम तक यानी कि अंडाणु तक नहीं पहुँच पाएगा। यदि पहुँच नहीं पाएगा तो मेरे को बताओ फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? ठीक उसी प्रकार बात करते हैं कि कॉपर आयन एक काम करता है कि जननक्षम को क्या करता है? उसको फेगोसाइसिस को बढ़ा देता है, बक्षाणुता यानी कि शुक्राणु को मारने का भी काम करता है। कौन? कॉपर टी, कॉपर आयन। कॉपर आयन मोचन करेगा तो बक्षाणु यानी कि फेगोसाइसिस को बढ़ा देगा तो क्या करेगा? शुक्राणु की बक्षाणुता को बढ़ाएगा, यानी कि उनको मारने की जो प्रोसेस है वो करेगा। अब मारने की प्रोसेस करेगा तो आधे से तो वहीं मर जाएंगे, कुछ बचेंगे, वो आगे जा कर के उनकी गतिशीलता को कम कर देगा। और यदि गतिशीलता को कम करेगा तो शुक्राणु ओम तक नहीं पहुंच पाएगा, और यदि नहीं पहुंच पाएगा तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? ठीक है, तो ये विधि है रोकने की, गर्भधारण को रोकने की ये विधियां हैं। ठीक है, कॉपर टेन इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको की पॉइंट के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक हमारी इसमें जो अगली विधि आती है वो कौन सी आती है? वो आती है पिल्स यानी कि गोलियां। ठीक है, इसी यांत्रिक विधि में एक हमारी अगली आती है एक विधि पिल्स यानी कि गोलियां। हम इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब पिल्स क्या होती है? पिल्स क्या होती है, या इसको हम बोल सकते हैं गोलियां। यानी कि पिल्स यानी कि ये गोलियां क्या होती हैं या इससे ये किस सिद्धांत पे कार्य करती हैं। ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं पिल्स की। ये गोलियां क्या होती हैं, यानी कि गोलियां किसके संयोजन से बनी होती हैं? पहले तो बात करें, ये गोलियां बनी होती हैं एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन के संयोजन से। हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इसके हार्मोन के संयोजन से ये गोलियां बनी होती हैं। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात होती है इसको लेते कैसे हैं, किस रूप में लिया जाता है, यानी कि इसको स्त्री के द्वारा मुंह के द्वारा स्त्री के द्वारा मुंह से टीकियों के रूप में लिया जाता है। टीकियां मतलब सर गोल, मतलब जो छोटी होती है गोल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? टीके तो बोलते हैं। टीकियों के रूप में इसको लिया जाता है, इस पिल्स को, इस गोली को लिया जाता है। ठीक है, ये किसके संयोजन से बनी होती है? ये बनी होती है प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। सिद्धांत क्या काम करती है? ये काम करते हैं कि हमारे शरीर में जो आतव चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, रजोद्रम होता है, मासिक चक्र होता है, इसको संदर्भित करने का काम करती है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि शुक्राणुओं की जो गतिशीलता होती है उसको भी कम करती है। ठीक है, जो आतव चक्र होता है उसको भी संदर्भित करती है। ठीक है, ये था हमारा पिल्स। और ये कब तक लिया जाता है? ये
आतव चक्र के, यदि कि आतव चक्र आने वाला है उसे 5 दिन पहले से ही शुरू कर दिया जाता है और 21 दिन तक इसको लिया जाता है, इस गोलियों को, इस पिल्स को। आतव चक्र के 5 दिन पहले ही इसको स्टार्ट कर दिया जाता है, इसको शुरू किया जाता है और 21वें दिन तक इसको लिया जाता है। अब गोलियां समाप्त होने के 7 दिन बाद क्या होगा, फल्ट यानी कि जो आतव चक्र होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोलियां लेने की क्या है, ये विधि है भाई। गोली किस प्रकार से ली जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आतव चक्र के पहले 5 दिन से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, और 21वें दिन तक इसको ली जाती है। ठीक है, अब गोलियां बीत गई भाई, गोलियां समाप्त होने के बाद में 7 दिन बाद में क्या होता है, फिर से आतव चक्र शुरू हो जाता है और फिर से 5 दिन तक, यानी कि 5 दिन पहले क्या शुरू कर दी जाती है, फिर से शुरू कर जाती है। यदि मान लीजिए निषेचन हो गया, मान लीजिए निषेचन हो गया, ठीक है, होने के बाद में क्या होगा, एक निरोधक गोलियां पिल्स भी आती है, उसको आपको उसका सेवन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार। ठीक है, और यदि निषेचन की जो समयावधि होती है उसको बढ़ाने के लिए एक सहेली नामक की एक गर्भ निरोधक, सहेली नामक की एक गर्भ निरोधक पिल्स आती है, उसका सेवन करने से दुष्प्रभाव बिल्कुल कम, लेकिन निरोधन क्षमता काफ़ी हद तक देखी जा सकती है। सहेली नामक की जो एक पिल्स आती है, गोली आती है, वो काम क्या करते हैं, वो काम ये करके कि उसका दुष्प्रभाव तो बिल्कुल नगण्य होता है, लेकिन सर निरोधन क्षमता बहुत काफ़ी हद तक बनाए रखती है। अब सहेली नामक की जो रिसर्च थी, सहेली नामक बनाया किसने, लखनऊ के अंदर है एक इंस्टीट्यूट, लखनऊ के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, सहेली नामक पिल्स को, गोली। ठीक है, तो ये लेने का तरीका था। ठीक है, हम इसको ऐड कर लेते हैं पिल्स। पहले तो बात करते हैं कि ये किसके संयोजन से बनी होती है, पिल्स किसके संयोजन से बनी होती है, ये बनी होती है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन के संयोजन से। ठीक है, और इसकी मेन बात क्या है कि आतव चक्र के 5 दिन पहले शुरू कर देने चाहिए। कब तक, 21वें दिन तक। चाहिए। फिर 7 दिन बाद में क्या होगा, आतव चक्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पिल्स यानी कि गोलियां। यांत्रिक विधि की बात करते थे हम। आतव चक्र के 5वें दिन पहले ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, और 21वें दिन तक शुरू होती है और 7 दिन बाद आतव चक्र शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हम बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से पढ़े हैं यांत्रिक विधियाँ। ठीक है, इस यांत्रिक विधियों की बात की है आज के सेशन में। मिलते हैं कल के सेशन में इस नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।